Hello friends, myself Dr. Nitin Rajput. I am a consultant psychologist, hypnotherapist and NLP expert. आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये जानेंगे कि कैसे हम एंजाइटी, चिंता या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा जिस भी व्यक्ति को एंजाइटी या चिंता की समस्या है वह इस समस्या से बाहर आ सकता है। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन किससे लेनी चाहिए और क्या मेडिसिन की मुझे जरूरत है या नहीं है। तो आइए समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी है तो सबसे पहले वो किसी प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट से उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे, एंजाइटी का टेस्ट करेंगे। एंजाइटी के टेस्ट से आप ये जान पाएंगे कि आपका एंजाइटी का लेवल माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। अगर सिवियर या मॉडरेट है तो आपको उस कंडीशन में साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन के लिए रिफर कर सकता है। और यदि उसे लगता है कि आपको मेडिसिन की नहीं काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल थेरेपीज की जरूरत है तो वह आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी लेने के लिए कह सकता है या सलाह दे सकता है। ज्यादातर ऐसा पाया गया है कि जिन भी पर्सन को इस तरह की तकलीफ होती है, एंजाइटी या चिंता की समस्या होती है, वह शुरू के 10, 15 या 20 दिन मेडिसिन लेते हैं और जैसे ही उनको लगता है कि वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, वो अचानक बिना साइकियाट्रिस्ट की सलाह के मेडिसिन को लेना बंद कर देते हैं। मेरा आप सभी को ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि कभी भी ऐसा ना करें। यदि आपकी किसी भी तरह की साइकियाट्रिक मेडिसिन चल रही है तो उस मेडिसिन को बिना अपने डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट की सलाह के बिना बंद ना करें। ऐसा करने पर होगा ये कि कुछ ही दिनों बाद आपके वो सिम्टम्स या वो तकलीफ वापस सरफेस पर आ जाएगी और पुनः आपको उस समस्या का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पे है साइकोथेरेपी या काउंसलिंग, सामान्य भाषा में जिसे टॉक थेरेपी कहते हैं। ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि हमें काउंसलिंग की जरूरत क्यों है या क्या काउंसलिंग से सचमुच में फायदा होता है। तो आपकी जानकारी के लिए और बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे कि आप फिजिकल लेवल पर जब तैयार हो रहे होते हैं या कहीं आपको एक मिरर की सहायता लेनी पड़ती है, मिरर के सामने आप खड़े होते हैं और देखते हैं कहां पर कमी है, मतलब आप अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं अपने बॉडी के प्रति, अपने लुक के प्रति, अपने ड्रेसिंग सेंस के प्रति। तो जहां जो चीज गड़बड़ होती है उसे वहां पर आप ठीक करते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिरर ना हो, आईना ना हो, तो ऐसा करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये हुई फिजिकल लेवल, फिजिकल स्तर की बात। अब हम बात कर रहे हैं आपके भावनात्मक स्तर, मतलब इमोशनल बॉडी, और मेंटल बॉडी, वैचारिक स्तर पर। तो अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ है फिजिकल और इमोशनल लेवल पर, आई मीन मेंटल और इमोशनल लेवल पर, तो आपको किसी न किसी ऐसे पर्सन की आवश्यकता है जो इस स्तर का जानकार हो, वैचारिक और मानसिक या भावनात्मक के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखता हो और उस बॉडी पर, मेंटल और इमोशनल बॉडी पर किस तरह से काम किया जाता है उसमें वो विशेषज्ञ हो। तो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी ठीक मिरर की तरह आपके लिए सपोर्टिव होती है, जहां पर आप अवेयर होते हैं कि आपको किस लेवल पर क्या तकलीफ आ रही है और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, कौन से ऐसे विचार हैं या कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने उस तकलीफ से बाहर आ सकते हैं। तो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी आपको अपनी तकलीफ या जो भी साइकोलॉजिकल समस्या आपको हो रही है उससे बाहर आने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिरर का एग्जाम्पल आई होप आपको इस संबंध में बहुत क्लैरिटी देगा। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में हम लेते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निशन का मतलब संज्ञान। तो आपके संज्ञान में, मतलब आपके जो परसेप्शन है, आपका थॉट प्रोसेस है,
इमोशनल प्रोसेस है या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है, इसमें जो तकलीफ आ रही है उसे आप कैसे दूर करेंगे। तो कॉग्निशन या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आपके विचार, आपके भावनाएं और आपका बिहेवियर, ये तीनों के तीनों किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किस तरह से व्यवहार आप कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं, इन स्तर पर, इन चारों ही स्तर पर आपके मन मस्तिष्क में अवेयरनेस बढ़ाता है और नए ऑप्शंस, नए बिहेवियर, नए विचार, नए फीलिंग्स को जनरेट करने के लिए टूल्स और टेक्निक्स प्रदान करता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत ही कारगर साबित होती है। तो जिन भी पर्सन को एंजाइटी या चिंता की समस्या हो और अगर वो सीबीटी लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से एंजाइटी की तकलीफ से बाहर आ सकते हैं सीबीटी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलैक्सेशन थेरेपीज। रिलैक्सेशन थेरेपीज जनरली आप जिसमें अपने शरीर, मन, मस्तिष्क को शांत करने की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में हमने इसे समझा और थोड़ा गहराई में जाएं इसे समझने के लिए। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स जनरली आपने योग किया होगा या कोई भी योगा ट्रेनर जब योग कराते हैं तो उसके बाद सबसे एंड में वो रिलैक्सेशन टेक्निक देते हैं जिसका नाम आपने सुना होगा योग निद्रा। योग निद्रा एक एंशिएंट इंडियन टेक्निक है। लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु योग निद्रा में सोते हैं। तो ये एंशिएंट टेक्निक्स, योग निद्रा की जो टेक्निक्स है वो एंशिएंट इंडिया से आई हुई है। योग निद्रा में होता यह है कि आप अपने शरीर को शवासन की स्थिति में जमीन पर लिटा देते हैं और जो भी शरीर में हो रहा है उसे होने देते हैं। अर्थात जहां पर आपकी किसी भी ऑर्गन को आपने टाइट किया है, मान लीजिए आपके मसल्स, आपके लेग, उनको आप ढीला छोड़ दीजिए। आपके आईब्रोज, आईज, सब कुछ आपको नॉर्मल, रिलैक्स, लूज एंड लाइट उन्हें करते जाना है। तो सबसे पहले आपके शरीर की मांसपेशियां तनाव मुक्त होंगी, फिर आपके विचार और भावनाएं, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। कहीं किसी एक विचार के प्रति या किसी तरह का कंसंट्रेशन या मेडिटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में और शरीर में जो भी हो रहा है उसे होने देना है। सिर्फ आप जो भी हो रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो, उसे होने देना है। तो योग निद्रा एक अच्छी टेक्निक है। अगर रात में सोने से पहले आप इसे करते हैं तो ये आपके माइंड, बॉडी और शरीर को रिलैक्स करेगा और आप ये महसूस करेंगे कि अगर आप 10 या 11 घंटे सोते हैं तो जनरली आपकी गहरी नींद 5 से 6 घंटे में ही योग निद्रा करने पर पूरी हो जाएगी। दूसरी इको टेक्निक जो ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है जैकबसन मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक। इस टेक्निक में शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को धीरे धीरे मूव किया जाता है और मस्कुलर पेन जनरेट किया जाता है, मांसपेशी तनाव को उत्पन्न किया जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, हाथों की हथेलियों को धीरे धीरे मोड़ रहा हूं मैं इस समय, उसे टाइट कर रहा हूं, आई एम फीलिंग दैट पेन एंड धीरे धीरे उसे लूज और लाइट छोड़ता जा रहा हूं। इसी तरह बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को स्लोली टाइट किया जाता है और धीरे धीरे लूज किया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा फायदा मांसपेशीय तनाव पर होता है। मांसपेशीय तनाव आपके शरीर में जो भी है, जिस भी स्तर पर, वो बाहर जाता है। इस तरह आप अपने मस्कुलर पेन को, मस्कुलर स्ट्रेस को बाहर करते हैं। जैकबसन रिलैक्सेशन टेक्निक एक अच्छी टेक्निक है जो कि एंजाइटी की समस्या में अच्छा काम करती है, क्योंकि आप अपने शरीर को तनाव मुक्त करने की प्रक्रिया सीख रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं हिप्नोसिस की। हिप्नोसिस के द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में जो सो कॉल्ड नेगेटिव प्रोग्रामिंग है टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इवेंट, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनके प्रति आप अवेयरनेस बढ़ाते हैं और उन ट्रिगरिंग पॉइंट्स या ट्रिगरिंग फैक्टर्स या ट्रिगरिंग इवेंट्स को रिड्यूस करने के लिए इनर प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं। तो हिप्नोथेरेपी अगर आप लेते हैं तो भी आप एंजाइटी की तकलीफ या समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एनएलपी की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो इज रिलेटेड टू द न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग मीन्स आपके मस्तिष्क जो बेसिकली आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है
वो लैंग्वेज को समझता है। तो क्या पर्टिकुलर वर्ड्स या क्या पर्टिकुलर सेंटेंस आपके दिमाग में किस तरह की प्रोग्रामिंग जनरेट करता है, इस पर एनएलपी के द्वारा काम किया जाता है। और एनएलपी की एक टेक्निक है जिसे हम रीफ्रेमिंग कहते हैं। रीफ्रेमिंग एंजाइटी या चिंता की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये 20 से 25 मिनट का एक छोटा सा सेशन होता है। आप इसे सुबह शाम करते हैं तो आप बहुत ही जल्द ये पाएंगे कि आपकी जो एंजाइटी की समस्या है वो काफी हद तक दूर हो चुकी है या परमानेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो साइकोलॉजी में ऐसी और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा आप एंजाइटी की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ सकते हैं या फिर इनके सिम्टम्स को मेंटेन कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, दैट इज द स्लीप। अगर आपकी नींद या किसी भी पर्सन की नींद प्रॉपरली नहीं हो पा रही है तो ऐसे व्यक्ति को जनरली तनाव होता है और यही तनाव आगे चलकर लीड ले जाता है एंजाइटी की समस्या में। तो नींद सबसे ज्यादा गहरी 9 से 12 के बीच आती है, क्योंकि ठीक इस समय रिसर्च ये कहती है कि डेल्टा वेव्स ब्रेन में ज्यादा उत्पन्न होती हैं। डेल्टा वेव्स 0 to 3 या 4 माइक्रोवोल्ट पर सेकेंड जनरेट होती हैं ब्रेन में और इनका संबंध गहरी नींद से होता है जो कि 9 से 12 के बीच, ऐसा रिसर्च कहती है। तो कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी सोएं, अर्थात 10 बजे तक कोशिश करें सोने की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका नेचुरल कॉल्स। आपके नेचुरल कॉल्स का मतलब ये है कि आपका स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन पूरी तरह से उसकी सफाई होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च ये कहती है कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से है। सरल भाषा में समझने के लिए आपने ये महसूस किया होगा कि जिस दिन आप फ्रेश नहीं होते हैं उस दिन आपका मन उदास होता है, आप शरीर में एक उत्साह और एक जोश महसूस नहीं करते हैं, सब कुछ लो फील होता है। क्यों? क्योंकि आपके स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है फूड। किस तरह का भोजन आपको लेना चाहिए ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएं। जितना ज्यादा आप एसिडिक फूड लेते हैं उतनी ही ज्यादा आपको फिजिकल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर तकलीफ या समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो किस तरह का फूड हमें लेना चाहिए? रिसर्च ये कहती है कि ह्यूमन बॉडी ज्यादातर एल्कलाइन फूड के लिए बनी है, ना कि एसिडिक फूड के लिए। इसलिए मार्केट में आप देख रहे हैं कि एल्कलाइन वाटर को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को हेल्दी रखता है। जब एल्कलाइन वाटर बॉडी को हेल्दी रखने में कारगर भूमिका निभाता है, ठीक उसी तरह एल्कलाइन फूड भी बॉडी को हेल्दी रखने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आपको कितना एल्कलाइन फूड लेना चाहिए और कितना एसिडिक? रिसर्च ये कहती है या नेचुरोपैथी का साइंस कहता है कि कोशिश करें कि आप 60 to 70% एल्कलाइन फूड लें और 40% या 30% एसिडिक फूड आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करने पर आप ये महसूस करेंगे कि आप ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते होंगे। ये बड़ी बेसिक और कॉमन सी चीज है, लेकिन ज्यादातर मनुष्य फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। थैंक्स टू रामदेव बाबा कि उन्होंने हर घर में योग को पहुंचाया। योग अगर आप डेली बेसिस पर करते हैं, मॉर्निंग में एटलीस्ट 30 मिनट्स, तो आप ये पाएंगे कि आप एक बेहतर हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं। तो ये 4 बेसिक चीज और जो थेरेपी जिनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप इन्हें सीखते हैं या किसी साइकोलॉजिस्ट से इनके सेशंस लेते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और एंजाइटी
या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता जिसे कहते हैं, इस समस्या से हमेशा के लिए बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।